वेलकम बैक। और अब बात करेंगे नॉन इसेंशियल ड्रग्स की डी रेगुलेशन के हवाले से। उनकी यानी हुआ यह है, सादा अल्फाज में अगर बात करें तो गैर ज़रूरी अद्वियात की कीमतों का तयन हुकूमत ने अपने पास से फार्मा कंपनियों को दे दिया। यानी फार्मा कंपनियां जो हैं वो नॉन इसेंशियल ड्रग्स की कीमतों का तयन करेंगी और यकीनी तौर से कीमतें उसके तहत बढ़ाई गई। लेकिन ये इजाफा जो है बड़ा रैशनल हुआ, ये इजाफा मामूली सा हुआ, लेकिन इसके असरात जो हैं बड़े मस्बत रहे। सबसे पहले ये कि अद्वियात की जो सप्लाई है वो बेहतर हुई, उसकी प्रोडक्शन, उसकी तैयारी, उसकी पैदावार जो है वो बेहतर हुई और अद्वियात की तैयारी से जो काउंटरफिटेड या फिर स्मगल शुदा अद्वियात मार्केट में थी उनकी रोकथाम मुमकिन हुई। इसके ऊपर बड़ा शोर शराबा भी किया जा रहा है और कि जनाब अद्वियात की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छूने लगी। लेकिन हमें इस बड़े ये टेक्निकली इस पॉइंट को देखना होगा कि इसमें हुआ क्या है और क्या चीज़ बेहतरी की जानिब हुई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कैसर वहीद, जो कि साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपको आज हमने ज़हमत दी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि नॉन इसेंशियल ड्रग्स, इनकी तादाद कितनी है पाकिस्तान के अंदर और इनकी कीमतों में इजाफा कितना हुआ है और उस कीमतों में इजाफे का असर जो है उनकी ओवरऑल जो फार्मा इंडस्ट्री है, अद्वियात की सप्लाई, उनकी फरामी, उसके ऊपर क्या पड़ा है। डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया आई टीवी का, बिजनेस रिकॉर्डर का, ये प्रोग्राम करने के लिए। बहुत ही अहम मसला है क्योंकि अवाम में एक गलत फहमी बहुत शिद्दत के साथ फैलाई जा रही है कि अद्वियात की कीमतों का बेतहाशा इजाफा हुआ है। यकीनन इजाफा हुआ है, लेकिन जितना इसके ऊपर शुरू हुआ है उतना नहीं है। सबसे पहले मैं एक बात बताता चलूं कि पाकिस्तान में कोई 1800 मॉलिक्यूल यानी दवा के जुज हाँ। अवेलेबल है और उनके मुख्तलिफ ब्रांड्स बनती हैं एक एक केमिकल के, या एक एक दवा का, जिसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल आम जबान में भी लोग कहते हैं। उसके तकरीबन कोई 10-10, 15-15 और कभी कभी 100-100, 200-200 भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। हम्म। एक रफली अंदाजे के मुताबिक 1,20,000 के करीब मुख्तलिफ कंपनियों के इन 1800 मॉलिक्यूल से बनी दवाइयां बाजार में अवेलेबल हैं। अब कितनी नॉन एसेंशियल है, खैर। अच्छा, पहले मैं एक बात बड़ी वाजे कर दूं कि हर दवा जान बचाने वाली होती है, हम्म। हर दवा हाँ, ये इसके एसेंशियल ऊपर भी होती इसके है। ऊपर बड़ा ये ये कहना कि ये कोई ये दवा ये जरा एसेंशियल थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। क्योंकि कहा यह जाता है कि जनाब लाइफ सेविंग ड्रग्स और फिर कहा जाता है नॉन इसेंशियल ड्रग्स, जबकि बीमारी कोई भी हो, अल्टीमेटली अगर उसकी अद्वियात ना मिले, उसका ट्रीटमेंट ना हो तो फिर वो बहुत संगीन सूरत इख्तियार कर जाती है। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं आप लोग? देखें, WHO ने एक लिस्ट, असेंशियल लिस्ट, यानी ये वो दवाएं हैं जो कि हर अस्पताल में अवेलेबल होनी चाहिए। उसको कहते हैं लिस्ट, कि इसके बगैर अस्पताल में किसी मरीज का इलाज शायद करना मुमकिन ना हो। वो एसेंशियल लिस्ट, और वो WHO की लिस्ट होती है, जिसको दुनिया के हर मुल्क ने मामूली रद्दोबदल के साथ उसको अडेप्ट किया है, अपना अपना उसमें शामिल किया है लिस्ट में। और इसी तरह अस्पतालों को कह दिया जाता है कि भाई इस लिस्ट को आपने फॉलो करना है। तो ये असेंशियल लिस्ट होती है, हम्म। जो कि समझा ये जाता है कि इसकी अवेलेबिलिटी बड़ी जरूरी है तमाम अस्पतालों में। अच्छा, अब नॉन एसेंशियल दवाइयाँ कौन सी होती हैं? नॉन एसेंशियल दवाइयाँ वो होती हैं जो जिसमें हम ये समझते हैं कि वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं और कई ऐसी चीजें हैं। दर्द की कई दवाइयाँ ऐसी हैं, दर्द की दवाइयाँ हैं, आँख के ड्रॉप्स हैं, जो कि मतलब नॉन एसेंशियल में आते हैं, वो है। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक इशू है कि पाकिस्तान में तकरीबन 90-95% तमाम जो खाम माल है उसका इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी बाहर से मंगाना पड़ता है। और यकीनन वो फॉरेन एक्सचेंज को हम्म। अट्रैक्ट करता है, फॉरेन एक्सचेंज के वजह से वो माल आता है, वरना पाकिस्तान में इंपोर्ट उसके लिए। उसके बाद हम उसको उस माल को कन्वर्ट करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और दवाई बना के मरीजों के लिए फराम की जाती हैं। अच्छा, अब आ जाए इसकी कीमतों की तरफ के
कीमतों नहीं, का क्या एक एक मसला सेकंड है? सर, सर जरा मैं देखिए रुकूंगा। आप पाकिस्तान आपने कहा में कि जनाब 90 to 95% आपको रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, तो ये क्या प्रोसेस होता है? हालांकि कहते तो यकीनन खाम माल है। पाकिस्तान में क्या होता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी वो चीज़ पाई नहीं जाती, क्यों हम डिपेंड करते हैं 90-95% इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर? देखिए सबसे पहले तो ये 12 मैं कह चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो नेफ्ता क्रैकर प्लांट नहीं है, प्लांट भी कहते हैं, जो कि पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जो होती हैं हाँ। उनको ब्रेक डाउन करता है और उनसे मॉलिक्यूल बनाता है। पाकिस्तान में वो नहीं है। हमारे पड़ोसी में दो वो इदारे हैं, इसलिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग से, केमिकल रिवर्स इंजीनियरिंग करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं और पेटेंट को वो कर लेते हैं, जिसको कहते हैं खेल लेते हैं पेटेंट के साथ। हाँ। पाकिस्तान में बदकिस्मती से वो केमिकल प्लांट ना लग सके, पेट्रोलियम के जो नेफ्था क्रैकर प्लांट है या हाइड्रो क्रैकर प्लांट भी कहते हैं, जिसकी वजह से हम केमिकल की इंडस्ट्री वो इतनी नहीं तरक्की कर सकी जितनी उसको करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में बेसिक रॉ मटेरियल बना नहीं पाते। तो सर और उसके लिए लॉन्ग हमें टर्म सोल्यूशन तो यही होगा ना कि ये इस तरह की केमिकल इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगाई जाए। देखिए ये अरबों डॉलर का वेंचर है। हम्म। 1960 में इसकी PC1 बना था, जो प्लानिंग कमीशन की फाइलों में दबा पड़ा है। हम्म। अगर उस वक्त लग जाता तो शायद कुछ लाख डॉलर कुछ से शायद वो प्लांट लग जाता, हाँ। लेकिन बावजह ना लगा, जिसकी वजह अब वो उसी की कीमत अरबों डॉलर का उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट होगी। यकीनन पाकिस्तान में अच्छा, इस कुछ वक्त कुछ फॉरेन कुछ ये भी सेक्टर की पता चला बहुत कि एस आई एफ शदीद सी किल्लत है। एस आई एफ सी के जो आला हुक्काम है उनके लोगों से भी PPMA के लोगों की मुलाकात, तो आई बिलीव कि इस तरह की कोई बात हुई होगी कुछ इन फ्यूचर। देखिए हमारा राब्ता तमाम हुकूमत के इदारों से रहता है। जो भी हमसे मुताल्लिका इदारे होते हैं, चाहे कॉमर्स मिनिस्ट्री है, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, फाइनेंस है, हम्म। इसी तरह जो सरकार ने एक और इदारा बनाया है फैसिलिटेशन के लिए, उससे भी हमारा राब्ता रहता है और बड़ी अच्छी उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं और उनका ताउन हमारे साथ है। और ठीक है। हमारी बात बहुत ऐसा तरीके से वो तमाम चीज़ें समझ रहे हैं और उसके ऊपर हमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू नॉन इसेंशियल ड्रग्स, आप जो बता रहे थे उसकी प्राइसेस। अच्छा, मैं पाकिस्तान में 2018 में हुकूमत के साथ जो मुज़ाकरात हुए फार्मा इंडस्ट्री के, उसके तहत 2018 की प्राइस पॉलिसी लाई गई, हाँ। जिसमें ये था कि जब CPI आएगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सरकार अनाउंस हम्म। करती है, हम्म। उसका 10% एंड 7% हम लेंगे, प्राइस इंक्रीज की प्राइस एडजस्टमेंट करेंगे, जो कि 7% होगा एसेंशियल ड्रग्स के लिए और 10% होगा नॉन एसेंशियल ड्रग के लिए। तो हाँ। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये 2018 से पहले की है और 2018 में इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया, जिसके तहत जब भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आता है, चाहे वो 25% आए, 30% आए, लेकिन फार्मा इंडस्ट्री सिर्फ 7 और 10% की प्राइस एडजस्टमेंट कर सकती है। ओके। अच्छा, अभी जब ये हाल ही में कोई 1 साल पहले जब एंटरिम गवर्नमेंट थी, तो हमारे मुज़ाकरात तो हर दौर में चलते रहे, कि जिसकी वजह से हमने कहा कि हो ये रहा था कि जो हमारा 1976 का ड्रग एक्ट है, उसकी क्लॉज सेक्शन के तहत तमाम अद्वियात की कीमतों का तयन वफाकी हुकूमत करती है। हाँ। अच्छा, वफाकी हुकूमत का मतलब होता है कैबिनेट। हाँ। तो पहले तमाम अद्वात की जो भी कीमतों का तयन होता था वो वफाकी हुकूमत के पास जाता था, और उसमें कभी कभी 5-5 साल और 10-10 साल लग जाते थे, जिसकी वजह दवा साज इदारों को दवा बनाना, जिसकी वजह से आपको मैंने पहले फैक्टर बताया ठीक है। कि डॉलर एप्रिसिएशन और आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी कॉस्ट बढ़ प्रोडक्शन गई। कॉस्ट बढ़ गई। मिसाल के तौर पे ये हाँ, मोटा बढ़ मोटा अगर गई। अगर अवामी फहम के लिए अगर मैं हम बात करें, तो लेट्स से अगर कोई टैबलेट कोई गोली उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 2 रुपए है और मार्केट में वो कम में बिक रही है, तो दवाई कंपनी जो है उसको नुकसान है, वो उसके लिए अपने कमर्शियल बिजनेस को कंटिन्यू रखना मुश्किल है। अब अगर कीमतों में इजाफा होता तो वो शायद 3 रुपए, 4 रुपए या 5 रुपए तक की हो जाती, लेकिन
चूंकि उसकी प्रोडक्शन ख़त्म हो गई और उसके बाद मार्केट में जब वो ब्लैक में आई कहीं से भी, तो वो एक टैबलेट जो 2 रुपए या 4 या 5 रुपए की हो सकती थी वो 25 रुपए की मिलने लगी। इस चीज़ को रोका गया, एक तरीके से ब्लैक मार्केटिंग भी रुकी है और जो काउंटरफीटेड थी जाली अद्वियात वो भी इससे रुकी हैं। मैं सही कह रहा हूं सर? जी बिल्कुल सही है। उसमें एक जो चीज है ना कि जेन्युइन दवाई की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो गई है अब। हाँ। इस वक्त आप ये समझे कि वो जो असल दवा है जिससे मरीज को अफाका यकीनन होगा, वो दवा अवेलेबल। देखें, इन्फ्लेशन की वजह से जो पाकिस्तान में बेतहाशा पिछले सालों में बड़ी, अब तो कर्टेल होना शुरू हो गई है, हाँ। उसकी वजह से नामुमकिन हो गया दवा साज इदारों के लिए कई दवाओं की, जिसकी वजह से दवाएं शॉर्ट हो गई और उसकी वजह से जाली दवाएं, स्पूरियस जिनको हम कहते हैं, और जो भी स्मगल या इंपोर्टेड या जो भी था, उसकी उसकी वजह से जाली दवाओं की भरमार होने लगी, जिससे मरीज को एक तो वो महंगी मिलती थी, ऊपर से वो नुकसानदेह होती थी मरीज के लिए। असली दवा साज इदारों ने दवाएं बनाना शुरू कर दी, वो दवाएं की फरामी हो गई। अच्छा, उसमें नहीं, लेकिन अब जो यहाँ पे इस ये भी वक्त जो आर्गुमेंट दिया जाता था सर, ये भी कहा जाता था कि दवाएं थी ब्लैक मार्केट में अगर मौजूद है तो इसका मतलब है कि उनकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन उसको मैनेज किया गया, उसकी डिमांड सप्लाई को आर्टिफिशियली मैनेज किया गया और ब्लैक मार्केटिंग को जो है वो फरोग दिया गया। मेरे ख्याल में जो ये ब्लैक मार्केट वाली चीजें होती हैं, इन पे यकीन नहीं करना चाहिए कि वो असली भी होती हैं कि नहीं होती। जो हम हमेशा ये कहते आए हैं कि उन दुकानों से, उन फार्मेसियों से मरीज हजरात जो है, खुदा ना खास्ता जरूरत पड़े दवा की, तो वो उन इदारों से दवा खरीदे जो आपको इनवाइस की कॉपी दें हाँ। या दवा के साथ आपको बिल वारंटी दें। वरना दवा खरीदना कभी कभी, क्योंकि अगर खुदा ना खासा उस दवा से कोई मुजिर असर होता है कि भाई ये दवा ठीक थी या खराब थी, क्योंकि सर आपको सर बिल जरा वारंटी दोबारा, होती सर है। जरा, क्योंकि ये अवामी अवामी फहम की चीज़ है, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा इलाबरेट कीजिएगा। ये जो जगह जगह आप जाते हैं वहाँ पे डिस्काउंटेड होती है, किसी से आप कह लें वो 7% 10% डिस्काउंट पे आपको दे देता है। ये कहीं और भी ये बात हुई थी कि जनाब जिससे भी लें उससे वो आपको रिसीट दे उसकी, तो इसमें किस हद तक इम्कान है कि वो जो अगला आपको रिसीट देगा, जो बिल देगा, वो जाली अद्वियात नहीं होंगी, उसके पास ऑलरेडी इनवाइस होगी। और जो इस तरह की छोटी छोटी दुकानें होती हैं गली मोहल्लों की जहां पे आपको अच्छा जबरदस्त किस्म का डिस्काउंट मिल जाता है, लेकिन अद्वियात वहां पर जाली हो सकती हैं। जरा इसके ऊपर एक्सप्लेन कीजिएगा सर थोड़ा सा। बिल्कुल, खास तौर पे देहाती इलाकों में बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे जो सेमी अर्बन या अपना रूरल एरियाज हैं, वहाँ ये बीमारी बहुत पॉसिबल है कि वहाँ, क्योंकि शऊर की थोड़ा बहुत होता है इशू के, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनको हर किस्म की दवाई दे दी जाती है, इसलिए हम ये कहते हैं। अच्छा, कानूनी तौर पे भी तमाम दवा फरोश या फार्मेसी जितने हैं, उनको इनवॉइस बिल वारंटी जिसको हम कहते हैं, वो देना जरूरी है मरीज को या खरीदार को या कस्टमर को। ये बाय लॉ मस्ट है। जो नहीं देते दुकानदार, वो इसका मतलब गैर कानूनी काम करते हैं। और वो, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसकी वजह से अमल दराम है कानून पे, उसकी जरा थोड़ी सी फुकदान है, जिसका इतना सख्ती से अमल नहीं होता चीजों पे। असल में ये तो अवाम को खुद अपना ख्याल करना चाहिए। जो दवा खरीदने जाते हैं हजरात या बहनें या माएँ हमारी, तो वो दुकानदार से रसीद जरूर मांगे, हर हालत में रसीद मांगे, और उस रसीद के ऊपर दवा का नाम सही लिखा हुआ होना चाहिए, लकीरें ने मारी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक्सपायरी लिखी होनी चाहिए, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखी होनी चाहिए, और कीमत लिखी होनी चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। उस बिल वारंटी में तमाम चीजें हो तो वो संभाल के रखें, दवा का इस्तेमाल करें। अगर गॉड फॉरबिड, खुदा ना खास्ता, अगर उससे कोई गैर जरूरी तौर पे इफेक्ट आता है, कोई साइड इफेक्ट जिसको आते हैं, तो आप उस दवा के साथ आप बता सकते हैं दुकानदार को कि मुझे इस दवा के साथ ये इफेक्ट है। और वो जो फार्माको विजिलेंस कंपनियां करती हैं, मूजी हजरात ठीक। के बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहती हैं। ठीक है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कैसर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और प्राइस डी रेगुलेशन, जो नॉन एसेंशियल अद्वियात हैं उनकी प्राइस डी रेगुलेशन का इस पूरी इंडस्ट्री पर मस्बत असर पड़ा है, और अवामुन्नास के लिए भी अगर हम कहें तो उनके लिए अद्वियात मार्केट में मौजूद हैं।
जाहिर है कि वो जो प्राइस मैच करना है कि कहीं पर इन कंपनियों को, जो फार्मा कंपनीज हों, उनको नुकसान ना हो। लेकिन इसमें हुकूमत को मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि कहीं पे इसको वायलेट तो नहीं किया जा रहा, कहीं हकीकी तौर पर इस तरह की शिकायत तो नहीं है कि सिर्फ इस चीज़ को बुनियाद बनाकर होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। तो उसके ऊपर ज़ाहिर है कि वो एक गवर्नेंस का मामला होता है, एंड आई बिलीव कि इसके ऊपर हुकूमत को देखना चाहिए।